हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और हिंदी के प्रश्न ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा के गद्य का आविर्भाव माना जाता है। प्रश्न एकदम रट लीजिए। संवत 1400 विक्रम, संवत 1800 विक्रम, संवत 1900 विक्रम, संवत 1200 विक्रम। तो भैया ब्रज भाषा के गद्य का आविर्भाव 1400 विक्रम संवत से माना जाता है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, भारतेंद्र युग की अवधि बताना है। भैया ये युग विधायक हैं। भारतेंद्र युग की अवधि हर बच्चे को याद होना चाहिए। इनका जन्म 1850 में हुआ है, 85 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनका युग अवधि जो है समय, वो 1868 ईस्वी से 18 साल बाद प्रारंभ हो जाता है और 1900 ईस्वी तक चलता है। इसलिए विकल्प आपका पहला ही सही हो जाता है, विकल्प ए। बिल्कुल रट लीजिए, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंद्र युग। फिर द्विवेदी युग चलता है 1900 से 1922 तक। फिर इसके बाद छायावाद युग आ जाता है, वो 1919 से 1938 ईस्वी तक चलता है। और फिर उधर छायावाद के बाद छायोत्तर युग आ जाता है, 1938 से निरंतर या 43 से निरंतर कुछ बुकों में मिलता है। वो 1938 के बाद ही, छायावाद के बाद ही छायोत्तर प्रारंभ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, हिंदी गद्य में पुनर्जागरण काल कहते हैं शुक्ल युग को, द्विवेदी युग को, छायावादी युग को और भारतेंद्र युग को। तो ये बताना है पुनर्जागरण काल किस काल को कहा जाता है, किस युग को। शुक्ल युग है, द्विवेदी युग है, इनमें से भैया बताना है शुक्ल युग है कि द्विवेदी युग है कि छायावाद है कि भारतेंद्र युग है। तो भैया जब से भारतेंद्र युग चला था तभी से इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, द्विवेदी युग का काल है, अभी हम बताए हैं जस्ट 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, इसलिए विकल्प आपका खोजना ही नहीं है, विकल्प आपका पहला ही मिल जाता है, ए, 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। शुक्ल युग का काल बताना है। शुक्ल युग के भैया नाम भी बहुत हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। छायावाद युग को ही शुक्ल युग कहा जाता है, इसी को प्रेमचंद युग कहा जाता है, इसी को प्रसाद युग कहा जाता है। तो यहाँ शुक्ल युग की समय हम इसके पहले भी बता चुके हैं, 1919 से 1938 तक, इसलिए विकल्प आपका इसमें भी ए ही हो जाएगा, 1919 से 1938 तक। सारी समय सीमा हम बता चुके हैं, उसी हिसाब से विकल्प लगाते चलिए, फटाफट याद करते रहिए। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। ये भैया सिंपल क्वेश्चन भी है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। काव्य कहते हैं, गद्य कहते हैं, पद्य कहते हैं, हिंदी कहते हैं। तो दैनिक जीवन में जो हम प्रयुक्त भाषा करते हैं उसको गद्य कहा जाता है, इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही होगा। काव्य है, गद्य है, पद्य है, हिंदी। गद्य बताए हैं, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के किस काल में हुआ था। पुनर्जागरण काल में, गद्य काल में, नवजागरण काल में, आधुनिक काल में। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी का भैया बताना है किस काल में हुआ था। तो ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा, नवजागरण काल होता है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक। तो ध्यान रहे भैया, 84 वैष्णवन हो चाहे 200 वैष्णवन वार्ता हो, इसके लेखक गोकुलनाथ जी हैं, इसलिए विकल्प आपका कौन सही होगा। इसमें ऑप्शन में है प्रताप नारायण मिश्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, गोकुलनाथ हैं, तुलसीदास हैं। तो इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, गोकुलनाथ।
चाहे 84 वैष्णव की वार्ता हो, चाहे 200 वैष्णव की वार्ता हो, गोकुलनाथ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है श्रृंगार रस मंडन के लेखक गोस्वामी विट्ठलनाथ, डॉक्टर रामविलास शर्मा, तुलसीदास, सूरदास। देखो यहाँ मिस प्रिंट हुई है, शर्मा जो है ये गलत हो गया है, डॉक्टर रामविलास शर्मा होता है पूरा नाम। तो इसमें से बताना है भैया कि श्रृंगार रस मंडन जो रचना है ये है किसकी। तो ये भैया गोकुल विट्ठलनाथ गोस्वामी विट्ठलनाथ की है, इसलिए विकल्प किसमें मिल रहा है, गोस्वामी विट्ठलनाथ, विकल्प ए। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ है। खड़ी बोली गद्य का विकास बताना है भैया, पहली शताब्दी, छठी शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। तो इनमें से भैया बताना है खड़ी बोली गद्य का विकास 10वीं शताब्दी में, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है खड़ी बोली गद्य के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं कविगंग, सूरदास, कबीरदास, तानसेन। भैया यहाँ प्रथम की बात की जा रही है, ध्यान रहे यहाँ प्रथम की बात की जा रही है, इसलिए खड़ी बोली गद्य के प्रथम प्रयोगकर्ता भैया कविगंग माने जाते हैं, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 12 कविगंग इस मुगल शासक के दरबारी कवि थे। कविगंग जो हैं इनमें से किसके दरबारी कवि थे, जहांगीर हैं, बाबर हैं, अकबर हैं, शाहजहां हैं, इनमें से बताना है। तो भैया कविगंग जो हैं अकबर के दरबारी कवि थे, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या कह रहा है चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं। ये बताना है चंद छंद वर्णन की महिमा भैया तुलसीदास की है, सूरदास की है, गोस्वामी विट्ठलनाथ की है, कविगंग की है। तो चंद छंद वर्णन की महिमा भैया कविगंग की है, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, रामप्रसाद निरंजनी, सदा सुखलाल। तो भाषा योग वशिष्ठ लेखक हैं भैया रामप्रसाद निरंजनी, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के लेखक बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, वेदव्यास, वाल्मीकि। तो सत्यार्थ प्रकाश जो भैया ग्रंथ है ये विश्व प्रसिद्ध है और इसके लेखक स्वामी दयानंद जी हैं, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। जल्दबाजी मत करिए, दूसरे में विवेकानंद दिया है, ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती का एक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई है, अरबी है, अवधी है, हिंदी है, संस्कृत है। तो ध्यान रहे भैया सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है हिंदी गद्य की आधुनिकता के जनक रामचंद्र शुक्ल हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। हिंदी गद्य की आधुनिकता के जनक की बात की जा रही है, तो भैया इनमें से बताना है कि हिंदी गद्य के आधुनिकता के जनक, भैया जहाँ आधुनिकता की बात आ जाए गद्य की तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाते हैं, इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प आपका सी सही हो जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 प्रश्न कह रहा है चंद्रकांता संतत उपन्यास के लेखक हैं। तो भैया चंद्रकांता संतत देवकी नंदन मिश्र हैं, देवकी नंदन खत्री हैं, अमृत राय हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तो ध्यान रहे भैया देवकी नंदन खत्री हैं, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी बाबू श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु युग ने। तो भैया नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं
बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। ये कलम का सिपाही जो जीवनी विधा जीवनी है, और इसको लिखा है अमृत राय ने। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, ये भी ध्यान रखिएगा, और लिखा है अमृत राय ने, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाता है, ध्यान रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, बाणभट्ट की आत्मकथा, कलम का सिपाही, झूठा सच। भैया हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं। एक तो आत्मकथा इनकी ये, और 4 आत्मकथाएं इनकी हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, और 2 आत्मकथाएं हैं इनकी, जिनमें से भैया फेमस आत्मकथाएं हैं। अगली आत्मकथा भैया है बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 आत्मकथाएं इनकी भैया बहुत फेमस हैं। इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें से, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सूरज का 7वां घोड़ा रचना, सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा बताना है। आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है, नाटक है। तो सूरज का 7वां घोड़ा प्रश्न संख्या 22 भैया, ये उपन्यास है, और किसका है, धर्मवीर भारती का है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका बताना है। हंस है, सरस्वती है, आनंद कादम्बनी है, मर्यादा है। तो द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका भैया बताना है, इसमें से कौन सी है। तो सरस्वती बहुत फेमस पत्रिका है, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो भैया सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है गोदान उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है, ऑप्शन बी हो जाता है। और इनके 15 उपन्यास बहुत ही फेमस हैं। गोदान है, गमन है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, और सोजे वतन है। ये उपन्यास इनके बहुत ही फेमस हैं और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 26 प्रश्न कह रहा है भारत दुर्दशा नाटक के लेखक हैं। तो भैया सबसे पहले फेमस ये नाटक है और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ही है, इसको रट लो, ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, विकल्प आपका ये ही सही है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है हिंदी में पत्र साहित्य का वर्ष, इनमें से भैया 1904 है, सन 1902, सन 1905, सन 1904, सन 1904। और इसमें ऑप्शन भैया 1904 ने एक 1804 है, एक 1904, इसलिए भैया ध्यान रखना है, जल्दबाजी इसी में हो जाती है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सन 1904, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है जो लोग सद विचार वाले होते हैं या सद बोलते हैं उन्हें कहते हैं सच्चे, सज्जन, अच्छे, सत्पुरुष। बताइए इनमें से बताना है। जो भैया सद विचार वाले होते हैं उनको कहा जाता है सज्जन। क्या कहा जाता है? सज्जन लोग। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। सज्जन लोग सबसे व्यवहार करते हैं शिष्ट, मध्य, कठोर, सरल। सरल का यहाँ देखिए सरला लिख गया है, इसलिए ऑप्शन पर ध्यान देना है। सज्जन लोग सबसे व्यवहार भैया करते हैं शिष्ट, शिष्टाचार का व्यवहार, इसलिए विकल्प आपका ये। और मनुष्यों का आभूषण पूछ रहा है, मनुष्यों का आभूषण बताना है सरलता, सज्जनता, विनय, नम्रता। इनमें से मनुष्यों का आभूषण क्या है बताइए। ये इस क्वेश्चन का आंसर
कमेंट बॉक्स में सब लोग दीजिए। और फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। क्लास को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और कमेंट में वीडियो के बारे में सलाह दीजिए, अच्छा ख़राब बताइए। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ।